स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट में बताना ही बताना है, अभी तक आपने एक भी बार कमेंट में नहीं बताया है कि आपके स्कोर में कितना सुधार हुआ है। यानी कि आप पहले भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और सीरीज अगर आपने यहाँ तक की क्लासेस को ज्वाइन किया है, लगभग 35 क्लास अगर आपने देख ली है, तो उसके बाद आपका स्कोर कितना हो रहा है और काफी सुधार देखने को आपको आया ही होगा। लेकिन आपको बताना है, ये तो मैंने बोला कि सुधार आया होगा, लेकिन आपको भी बताना है कि आपके स्कोर में कुछ सुधार हुआ भी है या नहीं हुआ है और कहाँ आपको दिक्कत जा रही है, आपको ये भी बता देना है। तो अगर टाइम रहा तो उस पर भी हम कोई ना कोई क्लास जरूर रखेंगे जहां बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। ठीक है ना? तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। और आज की सीरीज में काफी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसा कि रोज ही होते हैं अच्छे क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सारी सीरीज में अच्छे क्वेश्चन है, आज भी अच्छे क्वेश्चन है। मतलब सीरीज में से क्वेश्चन जो रिपीट होने हैं वो आपको मिल ही जाएंगे, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, एक रेफ्रिजरेटर के आइस कंपार्टमेंट की गहराई 36 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक बर्फ की घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बर्फ है, आइस क्यूब है, वो क्या है? घन। देखो, घनाकार है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने बर्फ के घन रखे जा सकते हैं? क्या रखना है? तो देखो, रेफ्रिजरेटर का कंपार्टमेंट है, उसकी गहराई दी है। तो जब भी किसी बॉक्स के अंदर आप कोई छोटी छोटी वस्तुएं रखते हैं और आपसे उनकी गिनती पूछी जा सकती है, जैसे मान के चलो कोई एक बड़ा कार्टून डिब्बा है, उसमें आपको छोटी छोटी माचिस रखनी है, तो संख्या बताते कैसे हैं? जिस वस्तु में आप रख रहे हैं, यानी कि बड़े डिब्बे का आयतन ऊपर रख दो और जो रखना है उसका आयतन नीचे रख दो, सिंपल, उसकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो भाई, किस में रखना है हमें? आइस कंपार्टमेंट में, यानी फ्रीजर में रखना है। तो फ्रीजर क्या होता है? मतलब घनाभ के आकार का होगा। घनाभ के आकार का होगा तो मतलब हमें घनाभ का आयतन लिखना है। आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो भाई, ऊंचाई मतलब ये क्या है? ऊंचाई तो ये हो गई 12, ये चौड़ाई हो गई, ये गहराई है उसकी। गहराई मतलब अगर उस बॉक्स को इस तरीके से, जो फ्रीजर होता है फ्रिज के ऊपर, इस तरीके से खड़े करके जब आप देखोगे तो ये उसकी क्या होगी? ये उसकी क्या होगी? लंबाई होगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन लेंथ होती है, तीनों का आपको गुणा कराना है। यानी कि फ्रीजर का आयतन होगा लंबाई, 36 उसकी लंबाई हो गई जो गहराई बता रहा है, 16 उसकी ऊंचाई हो गई और 12 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो गई। ये लो, आ गया कंपार्टमेंट का आयतन। अब हमें जो चीज रख रहे हैं उसमें उसका आयतन नीचे लिख दो, तो आपकी निकल के आ जाएंगी संख्याएं। क्या रख रहे हैं? क्या रख रहे हैं? बर्फ रख रहे हैं और बर्फ का आकार है घन। घन के आकार की बर्फ है, आइस क्यूब बोलते हैं। तो घन का आयतन होता है, भुजा को 3 बार गुणा करा तो भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। घन हो या घनाभ हो, उनका आयतन क्या होता है? वैसे तो किसी भी आकृति का आयतन हो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार पे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और ऐसे ही घन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो घन की सभी भुजाएं होती हैं बराबर, इसलिए 3 बार आपको सिर्फ गुणा कराना है। तो 4 से जाएगा 4 नाम 36, 4 से जाएगा 4 चौके 16, 4 से 4 ये कट जाएगा, 12 नम्मा 108, यानी 108 घन, मतलब जो बर्फ के घन हैं वो रखे जाएंगे, आइस क्यूब। चलिए, एम, एन और पी 3 व्यक्ति हैं, वे 150 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। उनकी गति क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वे एक ही समय और एक ही बिंदु से शुरू करते हैं तो वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो देखो, ये है, जैसे मान के चलो ये है वृत्ताकार पथ पर वो दौड़ रहे हैं, यहां से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो एक ही दिशा में तीनों लोग दौड़े हैं, एम, एन और पी। तो वो हमसे पूछ रहा है कि ये दोबारा, मतलब जब मिलेंगे पहली बार एक साथ एक ही समय पर एक ही बिंदु से उन्होंने शुरू किया है, यानी कि यहां से, तो भी पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो पहले आप ये मालूम करो कि जैसे एम है, एन है और पी है, वो राउंड को कितने समय में पूरा कर लेते हैं। तो पहले आप समय निकालो, तो
कि यानी कि एक राउंड को पूरा करने में समय लेते कितना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें m की, उसके बाद हम n के बारे में बात करेंगे और फिर है अपना p। तो m जो है 150 मीटर जाता है और उसकी चाल जो है, उनकी गति क्रमशः जैसे इनके नाम लिखे वैसे उनकी गति है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 150 मीटर जाना है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो समय निकल के आएगा। समय निकल के आएगा, जैसे मान के चलो 40 मीटर जाना है और मेरी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 एकम 20 दूनी 40, तो 2 सेकंड में पहुंच जाएंगे क्योंकि 20 मीटर प्रति सेकंड मेरी क्या थी, चाल। तो जब समय निकालते हैं तो कितना जाना है, 150। किस चाल से जाना है, 20 से। इसको हल करेंगे, निकल के आएगा समय, ठीक है ना। और उसके बाद n के द्वारा लिया गया समय, n भी 150 मीटर जाएगा और n की चाल जो है वो होने वाली है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और p जो है वह 150 मीटर जाएगा, लेकिन कितने समय में जाएगा भाई, समय निकालने के लिए दूरी को हम भाग कराते हैं किससे, चाल से, यानी कि 150 मीटर जाना है 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब यहाँ आप इनको काटोगे, फिर उसके बाद जो संख्या निकालोगे तो आएगा समय, यानी ऐसा करने से आएगा क्या, समय। मैंने मान लिया कि 150/20 ही समय है, 150/15 समय है, पी के द्वारा लिया गया समय है 150/12, 150 जाना है 12 की चाल से, आ गया समय। तो मिलते कब है, तो मिलते हैं एलसीएम पर, सीधी बात, मिलते कब है, इनके द्वारा जो लिया गया समय है उसका चाहिए है हमें एलसीएम। तो बस यानी कि m के द्वारा लिया गया समय है 150/20, n के द्वारा लिया गया समय है 150/15 और p के द्वारा लिया गया समय है 150/12। तो भाई हम इन्हीं का एलसीएम निकाल ले रहे हैं, इनके द्वारा पहले समय निकालोगे, यहाँ दशमलव में आएगा तो उसका एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा। तो भिन्नों का एलसीएम आपको मालूम ही होगा कि जब ये भिन्न बन गई, देखो भिन्न है, तो भिन्नों का जब एलसीएम चाहिए है तो हमें सिर्फ ऊपर वाले का तो एलसीएम चाहिए है और नीचे वाले का चाहिए है एचसीएफ। तो 150 का एलसीएम लोगे तो 150 ही आएगा, यानी 150। और नीचे वाले का एचसीएफ ले लो तो 20, 15 और 12, तीनों संख्याएं किसी एक पहाड़े से नहीं कट रही हैं, मतलब इनका एचसीएफ हो जाएगा 1 और 1 से भाग कराओगे तो आंसर आ जाएगा 150 सेकंड, यानी 150 सेकंड में ये सभी आपस में मिल जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे, ठीक है ना। पहली बार, तो पहली बार मिलते कब है, तो पहले आपको निकालना है इनके द्वारा लिया गया समय और फिर उस समय का लेना है एलसीएम, तो एलसीएम पर मिलते हैं। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहले इसको काट के संख्या लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसका एलसीएम निकालते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ भिन्न के फॉर्मेट में लिख लेना है। ऊपर संख्या हमेशा एक समान होगी, तो 150 का 150, बस नीचे एचसीएफ निकाल के उससे भाग करा दो। फिलहाल एचसीएफ 1 था, 1 से भाग कराया 150 आया, ठीक है ना, आंसर है 150 सेकंड। चलिए, समझने में टाइम लगा है, लेकिन जब अप्लाई करोगे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि एलसीएम एचसीएम निकालना कोई बड़ी बात होती नहीं। एक दवा में 60% पदार्थ एस और 40% पदार्थ टी है, तो दो प्रकार की कैटेगरी है, एस है और टी है। ये है 60% और ये है 40%। तो प्रतिशत हटाओ, सबसे पहले बना लो इनका अनुपात, तो 20 तिया 60 और 20 दूनी हो गया अपना 40। अब क्या बोल रहा है, तो उसके बाद उसने हमें बताया है कि यदि एस का क्रय मूल्य 30, पहले एस का क्रय मूल्य कितना था 30 और 30 से बढ़ाकर कितना कर दिया है 40, अब 40 हो गया है नया वाला। और उसके बाद उसने बताया है टी का क्रय मूल्य 30 था और अब घटाकर कर दिया है, देखो 20, घटाकर कर दिया है 20। तो ये प्रति किलोग्राम का डाटा उसने हमें लिख के दिया है ना, प्रति किलोग्राम का 30 रुपए प्रति किलो था उसने बताया, देखो बढ़ाकर प्रति इकाई बोला है, किलो नहीं बोला है। तो 30 तिया पहले कितने का था, 90 का था यहाँ पे, है ना। और उसके बाद 30 दूनी 60, तो टोटल मात्रा यानी दवाई कितने की हो रही थी, दवाई की मात्रा कितनी हो गई थी 150, यानी कि 30 रुपए प्रति इकाई यहां से हमने ये वाली मात्रा उठाई है और ऐसी 3 इकाई उठाई है, तो 30 तिया 90। और टी की जो वैल्यू है वो भी पहले कितनी थी, देखो 20 रुपए ही थी, 20 रुपए नहीं थी, टी का क्रय मूल्य पहले कितना था 30 ही था। ऐसी 2 इकाई ली है तो 30 दूनी 60, तो पूरी दवाई बनने में कितना खर्चा आ गया, 90 यहाँ 60 यहाँ, टोटल 150। अब नया मूल्य जो हो गया है, वह हो गया है, देखो एस का 30 से बढ़ के हो गया है 40,
तो 40 की कितनी इकाइयां हैं? 3। तो 40 दिया कितना हो गया? देखो 120। और ये जो दूसरी कैटेगरी है टी, इसका 30 से घटकर कितना हो गया है? 20। यानी 20 की कितनी इकाई है? तो 20 दूनी हो गया देखो 40। यानी कि अब मूल्य ओवरऑल हो गया है 160। पहले दवा का मूल्य था 150, अब हो गया है 160। तो कितने की वृद्धि हुई है? 10 की। यही हमें बताना है। तो उसने पूछा है कि कमी है कि वृद्धि, तो पहले तो वृद्धि है। अब कितनी वृद्धि है? 10 की वृद्धि है। कितने पर? 150 पर। 150 से 10 बढ़ गया ना, बन गई भिन्न। बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। शून्य से देखो शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। दो ही धाम हो जाएगा यहाँ पे देखो 20/3। तो 3 से भाग कराओगे, 3 18, शेषफल बचा 2, यानी 3 18, शेषफल बचा 2/3। 6 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब ही होता है 6.67। 6.66 होता है। तो 6 आता जाता है, इसलिए 6-7। और ये क्या है? देखो वृद्धि, यहां से समझ में आ गया था। तो आंसर है 6.67 रुपए की वृद्धि। देखो उसने पूछा ना यहाँ पे, तो पहले मूल्य जो था उसके हिसाब से हमसे पूछा है मिश्रण का। तो पहले मिश्रण 150 का था, अब 160 का है। चलिए, मिश्रण यानी कि दवा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। 21 संख्याओं का औसत 74 है, यानी टोटल कितनी संख्या है? 21 संख्याएं हैं। पहली 11 संख्याओं का औसत 72.8 और अंतिम 11 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है, तो ये तो बाद का काम है कि 10वीं और 11वीं। पहले आप संख्या एक कोई निकाल तो लो। तो कैसे करना है देखो। उसने बताया कि टोटल संख्याएं कितनी है? 21। लेकिन उसने डाटा बताया है कि शुरुआत की जो 11 संख्याएं हैं, शुरुआत की जो 11 संख्याएं हैं, उनका औसत हमें बताया है कि 72.8। इतनी बात समझे। उसके बाद उसने हमें बताया है कि बाद की 11 संख्याएं, यानी यहाँ की बात, यहाँ से 11 जो संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं, उनका औसत है 77.2। ठीक। और इन सभी का ओवरऑल औसत दिया है, 21 संख्याओं का औसत है 74। ये क्वेश्चन में दिया है। ये 10वीं 11वीं संख्या ये बाद में देखेंगे, पहले आप इतनी भाषा को समझो। अब 11 संख्या ये है, 11 संख्या ये है, तो टोटल तो 22 हो गई। 11 11 22, जबकि टोटल संख्या है तो 21 बता रहा है। यानी हमने एक संख्या को 2 बार गिन लिया है, तभी तो 11 21 से कितनी हो गई? 22। उसने क्वेश्चन में बताया कि संख्याएं तो 21 है, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें तो 11 और 11 कितनी हो गई? 22 हो गई। तो भाई ये 22 कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ जो 11वीं संख्या है, यहाँ पे जो 11वीं संख्या है, उसको हमने काउंट कर लिया है 2 बार। तो यहाँ पे जो भी कमी और वृद्धि आएगी, वो आएगी सिर्फ और सिर्फ 11वीं संख्या की वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 11वीं संख्या को 2 बार काउंट कर लिया है। बात समझ में आ रही? जैसे किसी पार्टी में 2-2 समोसे बट रहे थे, अब आपका कोई दोस्त है, किसी ने 3 समोसे खा लिए, तो फिर जब ओवरऑल हिसाब लगा कि भाई जब 10 लोग थे और 2-2 समोसे खाए हैं, तो 20 समोसे का बिल बनना था। ये 21 कहां से आ गया? आप कहोगे ये मेरे साथ वाले ने 3 खाया है, तो ये एक्स्ट्रा बिल किसकी वजह से? आपके दोस्त की वजह से। यानी यहाँ पे जो भी कमी और वृद्धि आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ आएगी किसकी वजह से? 11वीं संख्या की वजह से। तो आप 11वीं संख्या यहाँ से बता सकते हो। कैसे बताना है ये देखो। तो सभी का औसत क्या चल रहा था? सभी का औसत तो चल रहा था 74। तो 74 से ये कितना कम है? तो 74 से ये कम है 1.2। देखो 74 से 2 कम किया तो 72, लेकिन ये ज्यादा हमने घटा दिया, तो 72.8, यानी कि 72 रुपए 80 पैसे इसमें से आपको निकाल देना है 74 में से। तो बचा 1.2, 1 रुपए 20 पैसे की क्या है यहाँ पे? कमी। ये 74 से कम है। ये 74 से ज्यादा है कि कम है? तो आप कहेंगे सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3.2 ज्यादा है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ भी 11 आंकड़े थे और यहाँ भी 11 आंकड़े थे। अगर यहाँ दोनों जगह इन आंकड़ों की संख्या समान है, तो आपको यहाँ गुणा कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 11 आंकड़ों पर हर एक में 1.2 की कमी, 11 आंकड़ों पर हर एक में कितनी? 3.2 की वृद्धि। तो 3.2 में से 1.2 आप डायरेक्ट निकाल दो, बच गया सिर्फ क्या? यहाँ इन सबका हमने हिसाब लगाया तो बच गया सिर्फ क्या? 2। यानी कि 3.2 में से 1.2 गया तो बचा क्या? 2। यानी सिर्फ 2 की वृद्धि है। सिर्फ 2 की क्या है? वृद्धि है।
और ये जो 2 की आप वृद्धि देख रहे हैं, ये कितने आंकड़ों पर देख रहे हैं? 11 आंकड़ों पर। तो 11 दूनी हर एक में 2 की वृद्धि, क्योंकि इन 11 संख्याओं का औसत तो यही था। औसत मतलब हर एक में 2 की वृद्धि है। और ऐसे कितने आंकड़े हैं? 11। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी 22 ज्यादा है। ये 22 ज्यादा किसकी वजह से है? 22 ज्यादा किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ इस बीच वाली संख्या यानी 11वीं संख्या की वजह से। तो सीधा सीधा 11वीं संख्या निकल के आ गई, 11वीं संख्या निकल के आ गई 74, और ये 22 उसमें शामिल कर दो, 74 और 22, तो इसमें 11वीं संख्या निकल के आ गई 96। 12वीं नहीं 11वीं, क्योंकि 11वीं संख्या को हमने 2 बार काउंट किया था। तो हमारी 11वीं संख्या है 96। इतनी बात समझ में आई। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये हो गई कि 1.2 की कमी कितने आंकड़ों पर? 11 पर। 3.2 की वृद्धि कितने आंकड़ों पर? 11 पर। तो आपको अलग अलग गुणा नहीं कराना पड़ा, क्योंकि हमने कहा जब 1.2 यहाँ पे कम है 11 आंकड़ों पर, तो ये भी तो 11 आंकड़ों पर है। तो अगर इन दोनों की आंकड़ों की संख्या समान है तो गुणा कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार गुणा कराना होता है। 1.2 कम हर एक आंकड़े पर और 3.2 की वृद्धि, तो ओवरऑल देखा जाए तो 3.2 में से 1.2 गया, तो सिर्फ 2 की वृद्धि। लेकिन ये किस पर वृद्धि है? इन 11 पर, क्योंकि यहाँ तो कमी थी। तो 11 दूनी 22, तो ओवरऑल 22 ज्यादा है। कितने? और ये 22 की वृद्धि किसकी वजह से आ रही है? 11वीं संख्या की, क्योंकि 11वीं संख्या को हमने काउंट किया था 2 बार, क्योंकि टोटल संख्या तो 21 है, लेकिन यहाँ तो 22 हो रही है, तो ये 11वीं संख्या 2 बार काउंट कर ली। तो 11वीं संख्या तो आ गई हमारी 11वीं संख्या तो आ गई हमारी 96। तो उसने क्या कहा था? 11वीं संख्या से 5 कम है कौन? 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है। तो लो भाई यहाँ पे अपनी 10वीं संख्या आ गई, ये अपनी 10वीं संख्या आ गई, क्योंकि 11वीं से 5 कम है, तो 96 से 5 कम करोगे आएगा अपना 91। ये 10, ये आ गई अपनी कौन सी संख्या? 10वीं संख्या। अब उसने हमसे कहा है कि अगर इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? तो भाई यहाँ देखो, अच्छे से देखो, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कैलकुलेशन करोगे तो फंस जाओगे, मतलब ज्यादा टाइम दे जाओगे। इसमें भी आपको कोई टाइम नहीं लगा है, बस समझने में टाइम लग रहा है। उसने कहा है कि अगर इन दोनों संख्याओं को हटा दें, इन दोनों संख्याओं को हटा दें, तो औसत क्या होगा? तो औसत चल क्या रहा है? सबसे पहले ये देखो 74, सभी का औसत क्या है? 74। औसत की सबसे बढ़िया बात क्या है? 74 ही अगर आप ग्रुप से हटा रहे हैं तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। ध्यान से सुनो, औसत कितना चल रहा है? 74। चाहे आप 74 को शामिल कर लो, औसत मतलब हर एक, चाहे आप कितने भी 74 शामिल कर लो, ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। चाहे आप ग्रुप से औसत कितने भी 74 निकाल दो, 74 कितने भी आप यहां से निकाल दो, तो ना औसत घटेगा ना बढ़ेगा। तो औसत तो हमारा घटेगा, क्यों? क्योंकि वो जो 11वीं और 12वीं मतलब 11वीं और 10वीं संख्या है, वह 74 तो है नहीं, वह तो 74 से ज्यादा है। तो आपको बस ये देखना है कि आपका ये जो 96 है, आप क्या निकाल रहे हो? 96, यहाँ 96, और क्या निकाल रहे हो? 91। तो ये 74 से कितने ज्यादा है? क्यों? क्योंकि अगर 74 के बराबर ही होते और ग्रुप से निकाल भी देते, संख्याओं को हटा भी देते, तो ना औसत बढ़ता ना घटता। लेकिन ये 74 से ज्यादा है, मतलब औसत घटेगा, क्योंकि ये 74 नहीं बल्कि और ज्यादा लेके जा रहे हैं, और ज्यादा संख्या जा रही है। तो 74 से ये कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 22 ज्यादा है। देखो 74 और 2 76, 20 96, यानी कि 22 यहां से ले जाएगा। और ये 74 से कितना ज्यादा है? तो ये 17 ज्यादा है, ये 17 ज्यादा है। तो ओवरऑल 22 भी जाएगा और 17 भी जाएगा, तो टोटल हो गया अपना, यहाँ पे अपन लिखते हैं 39। यानी कि 39 की ग्रुप से क्या होगी? कमी, क्योंकि 22 इसने ले लिया, 17 इसने ले लिया, तो ग्रुप से 74 से ये लोग ज्यादा ले जा रहे हैं, 74 से ज्यादा ले जा रहे हैं, इसने 22 ज्यादा ले लिया, 17, तो टोटल ग्रुप से 39 की क्या हो जाएगी? कमी। तो 39 की कमी कितने आंकड़ों पर? कितने आंकड़ों पर? तो आपने कितनी संख्या हटा दी है? तो आपके पास जो संख्या थी वो 21 थी। अगर इसमें से 2 संख्या निकाल दोगे तो संख्या हो जाएंगी 19। तो 19 दूनी 38, तो लगभग लगभग 2 की तो कमी आएगी, और बल्कि पॉइंट में आएगी, है ना? तो इसमें से लगभग 19 दूनी 38, और बचा क्या है? 1। तो दशमलव में जो आएगा वो 19 का एक हिस्सा आएगा, मतलब पॉइंट में कुछ ही आएगा। तो 2 की तो कमी होनी ही होनी है। तो हमारा औसत जो होगा वह होगा लगभग कितना होगा? 72। और यही हमसे पूछा है कि निकटतम पूर्णांक में बताइए। तो ये 2 संख्याएं हटाने के बाद औसत होगा 72।
72 नहीं होगा, क्योंकि दो के बाद हमें दशमलव में कुछ और घटाना है, तो लगभग 71.9 के पास ही आएगा, ऐसा समझ लो। तो 71 के बाद 5 से बड़ी संख्या होती है, तो अगला पूर्णांक चाहिए है, तो लगभग 72 होगा, क्योंकि 71 तो नहीं होगा, 71 नहीं होगा। आप 39/19 करोगे, 2 फिर बचा क्या, 1 बच गया, देखो यहाँ बच गया 1, तो 1 में जब दशमलव तो 10 आ गया, लेकिन 1 में जब यहाँ बच गया, देखो 1, फिर आपने दशमलव रखा तो आ गया अपना कितना हो गया, वो 10 हो गया, 2 दशमलव के बाद 10। अब 19 का 10 में भाग नहीं जा रहा, तो फिर से शून्य आएगा, 100, तो 19 पंचे हो करोगे आप, है ना, तो लगभग लगभग देखो 2.5 की क्या करोगे, यहाँ से कमी करोगे, तो 74 में से 2 गया तो आ गया अपना 72, और 0.5 और गया तो 71.95 आया कि नहीं, तो 71.95 71 के पास थोड़ी है, 71.95 72 के पास है, इसलिए आंसर होगा 72। तो देखो यहाँ से 11वीं संख्या, 9वीं 10वीं संख्या निकाली हमने, फिर हमने पता किया कि अगर 74 ही ग्रुप से हटाओगे तो औसत बढ़ेगा ना घटेगा। ये 74 से 22 ज्यादा ले गए, मतलब 22 की कमी होगी औसत में, और यहाँ ये 17 ज्यादा ले गए, तो जितना एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं उतने की क्या होती है औसत में कमी, ले जाने वाला ज्यादा ले गया, तो 39 की कमी 2 आंकड़ों, 19 आंकड़ों पर 21 संख्या थी, 2 निकाल दी, ठीक है ना। तो बार बार आपको इसे समझ लेना है, काफी अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। एक साबुन कंपनी 2 प्रकार के साबुन बनाती है, जिनका वजन क्रमशः 500 ग्राम और 650 ग्राम है। तो यदि पहले प्रकार के 200 साबुन, ये आ गई अपनी साबुन की संख्या 200 साबुन, ये पहला प्रकार है, और दूसरे प्रकार के साबुन की जो संख्या है वो है 300। तो मैंने आपको कई बार बताया है, चाहे आप इनकी संख्याओं को मिलाओ या इनके अनुपात को मिलाओ, बात एक ही है, और जब बात एक ही है तो हम इतनी बड़ी संख्या का कैलकुलेशन क्यों करेंगे, 200 में से 2 शून्य गया, यानी कि पहले का अनुपात है 2, इसका अनुपात है 3, ऐसा फिर से लिख लो, ठीक है ना। अब उसने कहा कि पहले में जो मात्रा है, पहले की जो मात्रा है वह कितनी है, वह कितनी है 500 ग्राम, 500 ग्राम, और दूसरी कैटेगरी की जो मात्रा है वह है 650 ग्राम। तो उसने क्या किया कि साबुन, तो साबुनों का भारित औसत वजन, अरे भाई औसत, तो चाहे आप रियल संख्या का औसत निकालो या उनके अनुपात का, तो 500 ग्राम और 600 ग्राम, इसको मत काट देना, आपको काटना है संख्या, संख्या यानी कि नग, तो 200 नग ये हैं, 300 नग ये हैं, तो 200 और 300 पे औसत निकालो या इनके अनुपात 2 और 3 पर निकालो, बात एक ही है। तो 500 500 यहाँ पे 500 ग्राम की साबुन है, और ऐसी 2 साबुन अगर आप बनाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा टोटल 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और 650 है, और ऐसी 3 साबुन है, तो 650 दिया 600 दिया 1850 दिया 150, यानी कि 1950 ग्राम यहाँ से भार हो जाएगा। तो दोनों को मिला के जो भार हुआ है वह हुआ है 2950, और ये सभी साबुन जो है मिलके कितनी साबुन तैयार हुई है, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल 5, तो 5 साबुन का भार है 2950, औसत मतलब हर एक, तो हर एक साबुन का भार क्या होगा, तो 5 से आपको भाग कराना है, तो यहाँ 5 25 हो जाएगा, बचा 4, 5 नाम 45, शून्य का शून्य, आंसर हो जाएगा 590 औसत वजन, ठीक है ना। चलिए ये देखिए अपना, देखो है आसान सा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी, आप लिख लो, और वीडियो तो आपके पास है ही क्लास, कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्ट आईएमपी है, आसान क्वेश्चन है मुझे मालूम है, लेकिन बच्चे कई कई तरह से इसे करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में ज्यादा टाइम भी लगा देते हो। तो पहले आपको ये क्वेश्चन कंफर्म कर लेने हैं जो आने ही आने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है लगभग 16-17 क्वेश्चन वो हैं जो बिल्कुल इजी है, 2-3 क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन कैसे होंगे, हो सकता है इस टाइप के हों, या फिर काफी अच्छे अच्छे लेवल के आपने क्वेश्चन देखे हैं तो वो होंगे, बाकी आपको बिल्कुल डरने की जरूरत है नहीं। तो ये आप लिख लो, इसके बगैर एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर होगा नहीं, ठीक है। 52-150 कुर्सियां बेचता है और 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उसे होता है, कितनी बेची है 150, तो जब यहाँ रुपए नहीं लिखा है, ये सिर्फ वस्तुओं की मात्रा लिखी है, तो जब आप कुर्सियां मतलब वस्तुएं बेच रहे हो तो लाभ या हानि 2 प्रकार से होती है, कभी विक्रय मूल्य के बराबर और कभी क्रय मूल्य के बराबर। तो अगर क्रय मूल्य के बराबर होती है तो सीधा जितना लाभ और हानि है उसको ऊपर लिख देना, यानी 90,
और नीचे लिख देना 150 और गुणा 100 करा देना, लाभ प्रतिशत निकल आएगा। कब? जब क्रय मूल्य लिखा हो। लेकिन फिलहाल लिखा है विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य लिखा है तो आपको रुपए पढ़ना है कि 150 रुपए में वस्तु को मैंने बेचा है और 90 का लाभ हुआ है, बस रुपए पढ़ दो और फिर क्वेश्चन को देखना नहीं। तो 90 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ये प्रॉफिट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने 150 में बेचा और 90 का हुआ है आपको लाभ, तो आपने वस्तु को खरीदा कितने में था? आपने वस्तु को खरीदा कितने में था? कॉस्ट प्राइस क्या था? क्वेश्चन को भूल जाओ। अब 150 रुपए में बेचा, 90 का लाभ कमा लिया, मतलब आपने वस्तु को खरीदा था 60 में। आपने वस्तु को खरीदा था 60 में। 60 की वस्तु 150 में बेचोगे तभी तो 90 का लाभ होगा। तो आपसे क्या पूछा है? उसका लाभ प्रतिशत। तो भाई 90 का लाभ हुआ 60 पर, क्रय मूल्य पर, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। 60 पर बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। शून्य से देखो शून्य चलाया जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। 2 से जाएगा अपना ये 2 पंचे 10, शून्य का शून्य नहीं 50 तिया 150 प्रतिशत हमारा लाभ होगा। तो जब विक्रय मूल्य के बराबर हो तो सीधा मूल्य पढ़ो। 150 में बेचा, 90 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में था? अरे भाई 90 कमा लिए हैं, 90 निकाल के रख दो, बचा क्या? 60। 60 की वस्तु 150 में आपने बेची, यानी 60 में आपने वस्तु को खरीदा था। 60 रुपए की वस्तु जब 150 में बेचोगे तभी ना 90 का लाभ होगा। तो इस तरीके से आपको कर देना है लाभ हानि की गणना। चलिए, जब संख्याएं 8651, 80, 18 और 7807 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x का मान बताइए। तो भाई समान शेषफल बचता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया होगा, एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ जब भी पढ़ा होगा। तो जिस संख्या से हम विभाजित करते हैं, कभी भी लिखा हो सबसे बड़ी संख्या, जिससे क्या करना है? विभाजित करना है। तो विभाजित करता कौन है? एचसीएफ, याद रखना। विभाजित होता कौन है? तो विभाजित होता है एलसीएफ, ठीक है ना। तो हमें इसका एचसीएफ बताना है, लेकिन ऐसा बताना है कि हर स्थिति में समान शेषफल बचे। तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले यार सबसे बड़ी संख्या लिख लो। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 86, 51। और इसमें से एक एक करके दोनों को आपको घटाना है, दोनों को आपको घटाना है। तो मैंने सबसे पहले 80 और 18 को मैंने घटा दिया। तो इसमें से इसको घटाना है, 11 में से 8 चला जाएगा तो देखो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 4 में से 1 गया तो देखो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और अपना यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 6 का 6 आ जाएगा, और 8 में से 8 गया, कुछ नहीं, यानी यहाँ जाएगा 623 आ जाएगा, है ना। नहीं 623 नहीं, 633 आएगा यहाँ, यहाँ ये 33, 633 आएगा, ठीक है ना। 11 में से 8 गया 3, 4 में से गया 3, और 6 का 6 आ गया, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। अब इसी संख्या में से 8, 6, 5, 1 में से इसको भी आपको घटाना है, यानी कि 7, 8, 0, 7, इसका अंतर आपको लिखना है। हर बड़ी संख्या में से हर छोटी संख्या आपको घटाना है। तो 11 में से 7 गया, यहाँ आ जाएगा देखो अपना 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 का 4 आ जाएगा, और फिर हो गया यहाँ पे क्या 16, 16 में से 8 गया तो यहाँ पे देखो 8 आ गया, और 7 से 7 गया, कुछ नहीं। तो देखो इस बड़ी संख्या से हमने इन दोनों को घटा दिया। अब क्या बचा? अब एक और बड़ी संख्या बची है, यानी कि बड़ी संख्या है हमारी 80, 18, और उसमें से हमें घटाना पड़ेगा इस 7807 में से। तो कॉन्सेप्ट क्या है? पहले हर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दूंगा, क्योंकि जब भी उसी स्थिति में सभी जगह समान शेषफल बचेगा। 8 में से 7 गया अपना देखो 1 आ गया यहाँ पे, और 1 का 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया अपना 10, 10 में से 8 गया 2, यानी यहाँ आ गया 211। तो यहाँ पे जो आप घटाने के बाद संख्याएं लिखोगे, आपको इन्हीं का निकाल देना है एचसीएफ, और वो आपका होगा आंसर। तो ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों को काट दे। तो सबसे छोटी संख्या से आपको ट्राई करना है। 211 से 211 कट ही जाएगा, 200 से 3 बार में 200 तिया 600, 11 तिया 33, ये भी कट रहा है। 200 चौके 800, 11 चौके 44, यानी हमारा एचसीएफ है 211, ऑप्शन नंबर डी। हमें इनका अंतर निकाल लेना है, हर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देनी है, और फिर जो संख्याएं आती हैं उनका निकाल देना है एचसीएफ, ठीक है ना। तो हमारा एचसीएफ है 211। चलिए, एक मूवी टिकट का वास्तविक मूल्य और वर्धित मूल्य का अनुपात 10 और 13 है। तो अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है। वैसे तो मैं आपको रोज ही बोलता हूँ, लेकिन आप लोग बताते तो है नहीं कि हाँ सर हमने इतने क्वेश्चन कर लिए थे।
खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको बताना ही है। देखो हमारी लगभग 35 से भी ज्यादा क्लासेस हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं करना है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ वो बातें आपको भी प्रति उत्तर उनका आंसर आपको करना है। तो बताना ही है कि कितने क्वेश्चन किए और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। इससे ज्यादा आपके एग्जाम का लेवल अप होगा ही नहीं, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चलिए, एक तो टिकट 10 और 13, ये वर्धित मूल्य कौन सा है? ये बढ़ा हुआ मूल्य है। पहले टिकट 10 की थी, अब 13 रुपए की हो गई। यदि मूवी के टिकट का वास्तविक मूल्य 250 रुपए था, ये पुराना मूल्य है। तो पुराना मूल्य यहाँ अनुपात में दिया है, पहले 10 था, अब हो गया है 13। तो मूल्य कितना बढ़ गया है? तो मूल्य बढ़ गया है 3 से। मूल्य बढ़ गया है 3 से। तो सबसे पहले तो हम नया मूल्य निकाल लें। तो उनके हिसाब से पुराना मूल्य है 250, हमारे हिसाब से पुराना मूल्य यानी वास्तविक मूल्य है 10। तो आपको पता करना है कि बड़ा कितना है। तो 3 बढ़ गया है, यानी 0 से 0, 25 या 75। 75 रुपए प्रति टिकट मूल्य बढ़ गया है, और यही हमारा फायदा होगा, क्योंकि हमने मूल्य को बढ़ा दिया है, यही हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो 75 रुपए से बढ़ गया। अब उसने बताया है कि हाल की अधिकतम क्षमता 3600 व्यक्तियों की है। मतलब उस हाल में व्यक्ति जो बैठेंगे वो टिकट लेके बैठेंगे, और उस हाल में 3600 व्यक्ति बैठते हैं, यानी 3600। तो भाई 3600 ही तो टिकट बिकेंगी, जितनी सीट उतनी टिकट। इतनी बात आपको मालूम ही होगी। लेकिन उसने फिर भी लिख दिया है जिसमें 3600 टिकट बिके हैं, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई। तो भाई आपको पूरा निकालने का मतलब कोई मतलब ही नहीं था, आपको निकालना है सिर्फ वृद्धि, जो मैंने आपको पहले ही निकाल के बता दी कि 250 रुपए था, तो पुराना मूल्य अपने हिसाब से 10 था, बड़ा कितना है? तो 3 बड़ा है, यानी हर एक टिकट पे 75 का प्रॉफिट हुआ है। और टोटल टिकट जो बिकी है वह बिकी है 3600। तो 3600 गुणा 75 हमारा क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो 75 या 75 छक्के कितना होता है? तो 75 दूनी 150, ये मतलब 150, 150, 150, 450, यहाँ शून्य आएगा, यहाँ आएगा अपना 45। 75 तिया 7 तिया 21, 55 25, यानी 225 हो गया। और 225 में 5 जोड़ोगे 30, और 40 हो गया 270, है ना। और 2 शून्य आपको लगा देना है। तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ है 2,70,000 का हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं करना है पहले 3600 का पुराना रेट निकाला, ये कुछ भी नहीं, जो पूछा है सीधा वही बताना है। तो ये है अपना आंसर। चलिए, 2 साइकिल चालक एम और एन 1500 मीटर की एक वृत्ताकार पटरी पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये है पॉइंट, कहाँ जा रहे हैं? विपरीत दिशा में। कभी भी विपरीत दिशा में दो वाहन या दो लोग गति करें, सबसे पहले जोड़ दो चाल, सबसे पहले जोड़ दो चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। ये है वृत्ताकार पथ, है ना। 2 साइकिलें कहाँ? वृत्ताकार पटरी पर, एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा, तो जल्दी मिल जाएंगे ना, क्यों? क्योंकि ये भी दूरी कवर कर रहा है, ये भी। तो विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 18 और 22 कितना हो गया? 40। चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये मिलेंगी कब? तो इतने उनके मिलने का समय कितना है वो भी सेकंड में बताना है। तो मिलेंगी तब जब इनके बीच का ये 1500 मीटर का गैप क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो 1500 मीटर कवर करना है, लेकिन हमारी चाल तो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो भाई हमें चाल को बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर जब जाते हैं तो 5/18 का गुणा कराते हैं, तभी मीटर प्रति सेकंड। जितना कटता है काट लो, 2 से जाएगा अपना ये 9 बार, 2 से जाएगा अपना ये 20 बार। तो 20 पंचे देखो क्या हो गया? 20 पंचे हो गया 100/9। यही हमारी चाल है, मीटर प्रति सेकंड। कितना जाना है? कितना जाना है? तो हमें जाना है 1500 मीटर। किस चाल से जाना है भाई? 100/9 की चाल से जाना है। तो 1500 में भाग कराना है 100/9 से, ऐसे ही समय निकलता है। आपको हमेशा बोल रहा है कितना जाना है और किस चाल से, तो निकल के आएगा समय। कोई फार्मूला याद नहीं करना है। 1500 ये होता है भाग, ये होता है भाग। सर भाग क्यों दे रहे? अरे भाई आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहे, 100 किलोमीटर जाना है, कितना समय लोगे? 1 घंटे में 50, तो 2 में 100। तो भाई जितने हिस्से बनेंगे चाल के द्वारा वही तो अपना समय होता है, हिस्से मतलब भाग। तो 1500 में भाग कराना है, भाग आता नहीं, आता है गुणा। अरे ये तो उल्टी बात हो गई। अरे तो भाई भिन्न उल्टी कर दो, 100/9 से 9/100 कर दो। तो भिन्नों का भाग ऐसे ही होता है, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 15 नम्मा हो गया अपना 135, यानी 135 सेकंड में
ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। उनके मिलने का समय है 135 सेकंड। चलिए, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था इसके पहले विक्रय मूल्य वाला, उसके बगैर पेपर नहीं होगा। दूसरा उसका भाई ये है, इसके बगैर एसएससी जीडी का एग्जाम तो छोड़ो, कोई भी एग्जाम नहीं होता, किसी ना किसी शिफ्ट में आता ही आता है, ये टीचर वाला। और एक और क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, जो मैंने बताया था, कल भी बताया था, इसके पहले भी कई बार बताया। इनके बगैर पेपर नहीं होगा, याद रखना ये बात। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 43 वर्ष है। शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु 44 हो जाती है। तो भाई औसत कितना चल रहा है? 43, ये आपको लिख देना है। अगर 43 वर्ष का ही कोई शिक्षक आ जाए तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा, ये औसत का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन औसत तो बढ़ गया है, औसत पहले 43 हुआ करता था, आज औसत है 44, यानी औसत में वृद्धि हुई है 1 की। औसत का मतलब होता है हर एक में वृद्धि 1 की हुई है। और 26 छात्र थे, एक उनके शिक्षक, यानी कि टोटल छात्र मतलब अब टोटल जो लोग हो गए हैं वो हो गए हैं 27, तो हर एक में 1 की वृद्धि। औसत 43 था, 44 हो गया, औसत मतलब हर एक में 1 की वृद्धि। और ऐसे 27 लोग हैं तो 27 लोगों में 1 1 की वृद्धि होगी, तो 27 की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो बस इसको आपको जोड़ देना है, 7 3 10 हो गया, 1 4 2 6 और 1 7, यानी आने वाले जो टीचर हैं वह है 70 वर्ष के। वर्ष में पूछा है तो 70 वर्ष उनकी आयु है, हमेशा शिक्षक की आयु पूछता है। चलिए, तो पढ़ते पढ़ते बता सकते हैं, बिना लिखे आप इसे कर सकते थे। चलिए, और ये देखो कार्य समय का काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का बोलते हैं तो कभी कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमने सीरीज में ऑलरेडी कर लिए हैं। अब जिन बच्चों को आता है, जिन्होंने डे बाई डे क्लास को ज्वाइन किया है, तो 101% उनसे बनेगा। और ऐसे बच्चे आज कमेंट का वहां पे ना बाजार लगा दो, उसमें कमेंट सेक्शन में, कि आज आप बता दो कि हाँ सर हमने आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन सिखाए हैं और ये हमें आता है। आप चाहें तो वीडियो को रोक के पहले से सॉल्व कर लो, जब तक मैं थोड़ा सा इसमें से पानी पी लेता हूं। चलो, अब जिन बच्चों का हो गया हो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर हमने कर लिया था वीडियो को रोक के, ठीक है ना। चलिए, और जो बच्चे नए हैं वो आज सीख लो। ABC एक कार्य को क्रमशः 15 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहला काम है आप इनकी निकालो क्षमता। तो A B और C कितने लोग हैं? 3 हो गए। ये करता है 15 दिन में, दूसरा भाई करता है 30 दिन में, और ये C जो है वो तीसरा जो व्यक्ति है वह करता है 40 में। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम होता है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा अपना 120। ये अपना टोटल वर्क है, ठीक है ना। 15 से जाएगा, 15 × 120, तीचों के 12, 40 दिया 120, ये इनकी है क्षमता। अब जो बात उसने बोली है उसे बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, गलती नहीं करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए पहले दिन कार्य शुरू करता है, मतलब पहले दिन काम करने आएगा अपना भाई ए, और ए काम करने आएगा तो 8 यूनिट काम करेगा, बात खत्म। एक दिन बीत गया। और ए और बी दूसरे दिन कार्य करने आते हैं। अब दूसरे दिन काम करने आएंगे, ए तो आएगा ही, ए और बी, तो ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो 8 और 4 12 यूनिट काम होगा। तथा ए और सी तीसरे दिन आते हैं, ये है अपना तीसरा दिन, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ काम करने आ रहा है सी। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने पहले क्लासों को देखा होगा तो आपसे बन ही जाएगा 101%। और तीसरे दिन काम किया है किसने? ए और सी ने, तो ए करेगा 8, सी करेगा 3, टोटल होगा 11 यूनिट का। अब क्या है, यह क्रम तब तक दोहराया जाता है, साथ में नहीं आ रहे हैं, एक एक दिन आ रहे हैं, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है। तो अगर मैं मान लूं कि ये टोटल काम अगर देखा जाए, टोटल काम इनके द्वारा देखा जाए तो कितना है, तो 11 11 22 और 1 23 और 8 कितना हो गया? 23 और 8 हो गया अपना 31। ये तीनों के जोड़ों को अगर एक साथ अगर मिला दिया जाए तो एक दिन में 31 यूनिट काम होगा, लेकिन साथ में आ नहीं रहे, तो काम है कितना? तो काम है 120। 31 के हिसाब से कराएंगे तो 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 31 से भाग जाएगा, देखो 3 बार, जितने बार भाग जाता है सिर्फ वो लिखना है, और शेष आपको अलग लिख देना है। शेष काम कितना बचा? तो 31 दिया हो गया 93, 120 में से 93 गया तो 20 तो ये हो गया, 7 ये हो गया, यानी कि शेष काम बच जाएगा 27। तो 3 दिन तो लगेंगे नहीं, 3 दिन नहीं लगेंगे। 3 दिन तो तब लगते ही ये जब साथ में होते, तो ये साथ में थोड़ी है,
तो 31 यूनिट काम होने में 3 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, मतलब 3 दिन इसने काम किया है, 3 दिन इसने काम किया है इस जोड़े ने, और 3 दिन इस जोड़े ने काम किया है, तो टोटल दिन हो गए इसका 3 गुना। तो जितने दिन में यहाँ पे ये काम हुआ है उतने गुना आपको करा देना है, इसका जो भी आंसर आए। तो 3 तिया 9 दिन, यानी 9 दिन अभी लगेंगे। काम बचा है 27। अब इस 27 काम को यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा है, अब इस शेष 27 काम को करने के लिए कौन आएगा, कौन आएगा, ए आएगा भाई, ए की बारी है। लेकिन ये पूरा काम नहीं करेगा, ए करेगा इसमें से सिर्फ 8 यूनिट काम। बचा कितना, बचा कितना, बच गया अपना देखो 19। तो एक दिन और आ गया, एक दिन और लग गए प्लस। अब इस 19 काम को करने आएगा अगला जोड़ा, यानी ए और बी। तो 19 में से 12 यूनिट काम होगा दूसरे दिन, बच गया कितना, 7, यानी एक दिन और लग गया। अब इस 7 को काम करने आएंगे ए और सी। तो इस 7 यूनिट को काम करने आएंगे कौन, ए और सी, और ए और सी एक दिन में 11 कर देते हैं, काम हो गया, बल्कि समय भी बचा रहा उनके दिन का। तो टोटल दिन कितने हो गए, 9 और 1 10 और 1 11, सही, 9 और 1 10 और 1 11 सही, 7/11, 11 सही, 7/11 दिन काम को करने में लगेंगे। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 3 गुना क्यों कराया, 31 या 93 शेष अलग लिख दो। ये 3 दिन में तब करते जब ये सभी साथ में आते, तो साथ में कैसे आते। तो 3 बार में इतना काम हुआ है, 3 बार में इतना काम हुआ है, तो हमेशा इसका 3 गुना कर। जितने बार में 31 यूनिट काम कितने बार में हुआ था, 3 दिन में, 3 चक्कर में, तो 3 गुना करा दिया, जो भी यहाँ आंसर आता है 3 तिया 9, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस द्रव्यमान के क्या है, समानुपाती है, द्रव्यमान के समानुपात है। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को गति करने के लिए 10 न्यूटन का बल लगता है, तो 5 किलोग्राम वाली, अरे सिंपल था, जब समानुपात में बोले तो आपको इस तरीके से लिख देना है। समानुपात क्या होता है कि 2 है, 2 के लिए चार्ज 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम के लिए बल कितना लगा दिया, कितना लगा दिया, 10 न्यूटन। तो ये इसका कितना गुना लगा दिया, 5 गुना, 2 पंचे 10। तो हमें क्या पूछा है, क्या पूछा है बताओ, 5 किलोग्राम का, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख दो, 5 किलोग्राम के लिए कितना बल लगेगा। तो समानुपात का मतलब यही है कि जितने गुना यहाँ पे बात हो रही है उतने गुना यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ भी 5 गुना, तो 50 25, यानी कि 25 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समानुपात का मतलब कि जो अनुपात यहाँ काम कर रहा है वही अनुपात यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना। तो 2 से ये कितने गुना बल लगा, 5 गुना, तो यहाँ भी आपको 5 गुना करा देना है। पढ़ते पढ़ते आप बता सकते थे 25 न्यूटन का, तो पूछा ना न्यूटन में की आवश्यकता होगी, तो 25 न्यूटन की। तो आज के हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। और ये प्रयास ऐसे ही बना रहेगा, चाहे आपके जीडी का मतलब एग्जाम हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको हमारे चैनल से इसी प्रकार का सपोर्ट मिलता रहेगा। अब बदले में आपको भी एक छोटा सा सपोर्ट हमें देना है, चैनल को जितना हो सके आपको शेयर करना है, उन बच्चों तक पहुंचाना है जिन्हें इस तरह के कंटेंट की आवश्यकता है। तो चलिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर आपकी मेहनत सफल होगी, और आने वाले समय में अपनी सफलता का परचम आप लहराएंगे ही। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।